नमस्कार प्यारे बच्चों। देखिए, जैसा कि तुम्हें पता है हम संविधान की बात करने वाले हैं और संविधान की थोड़ी सी बातें हम पहले कर चुके थे। आज फिर से आपको एक बार नए सिरे से मैं इसको एक्सप्लेन करने वाला हूं। संविधान जिसे अपन कह सकते हैं, ये साथियों पॉलिटी का पार्ट है। किसका पार्ट है बताओ? पॉलिटी का पार्ट है। और पॉलिटी का मतलब होता है राज व्यवस्था। राज व्यवस्था, पॉलिटी का मतलब क्या होता है? राज व्यवस्था होता है। और इसी पॉलिटी के अंदर आता है हमारा संविधान। क्या आता है बताओ? संविधान, जिसे कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन। क्या कहते हैं बताओ? कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं, जिसे कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से जाना जाता है। CONSTITUTION के नाम से जाना जाता है। कॉन्स्टिट्यूशन जिसे कह सकते हैं हम, ठीक है। तो संविधान के नाम से जाना जाता है। मैं आपको इसकी थोड़ी सी परिभाषा बताना चाहूंगा कि संविधान कहते किसे है। तो साथियों, संविधान प्रत्येक देश में होता है, लेकिन कुछ ऐसे देश हैं जिनमें संविधान है तो है, लेकिन वहां पर लिखित संविधान नहीं है, अलिखित संविधान है। तो बात करते हैं कि संविधान कहते किसे हैं। तो किसी भी देश या राज्य के शासन को चलाने के लिए जिन नियम या कानूनों को लिपिबद्ध किया जाता है या लेखबद्ध किया जाता है, उन्हें कहते हैं संविधान। उन्हें क्या कहते हैं? संविधान। जैसा कि हमने बताया था साथियों, कुछ संविधान कैसे होते बताओ? लिखित। कुछ संविधान कैसे होते बताओ? अलिखित होते हैं। बात करते हैं लिखित संविधान और अलिखित संविधान के बाद अगर हम बात करें कि भैया पहली बार संविधान शब्द को दिया किसने, तो पहली बार सबसे पहले दिया था इस शब्द को हेनरी मैन ने। किसने दिया था बताओ? हेनरी मैन ने। और हेनरी मैन जो था, ये कहाँ का निवासी था बताओ? ब्रिटेन का निवासी था। इसने मानवता के सिद्धांत अपनी इस बुक में पहली बार संविधान शब्द का किया था प्रयोग। क्या किया था बताओ? प्रयोग किया था। बात करते हैं कि साथियों लिखित संविधान कौन सा होता है और अलिखित संविधान कौन सा होता है। लिखित संविधान में आपको बता चुका था कि जिस देश या राज्य में नियम कानूनों को लिखा गया हो, उस देश के संविधान को लिखित संविधान कहते हैं, ठीक है। लिखित संविधान में हमने बात की थी कि हम बात करें कि भैया विश्व का सबसे प्राचीन लिखित संविधान कौन से देश का बताओ? USA का है, अर्थात अमेरिका का है। अमेरिका का संविधान कब लागू हुआ था? तो साथियों बताया मैंने 1789 में ये लागू हुआ था। ये USA का संविधान साथियों विश्व का सबसे छोटा संविधान है। विश्व का अगर आपसे सबसे छोटा संविधान पूछे तो कौन सा आएगा बताओ? अमेरिका का है। मात्र यहाँ पर 7 अनुच्छेद। कितने अनुच्छेद है? 7 अनुच्छेद है। लेकिन बात करते हैं कि भैया सबसे छोटा है, सबसे कम माह में बनने वाला है, अर्थात न्यूनतम अवधि का संविधान। अगर आपसे पूछा जाए भैया न्यूनतम अवधि का संविधान भी कौन से देश का है? USA का है। मात्र 4 महीने में बनके ये हो गया था तैयार। उसके बाद सबसे खर्चीला संविधान भी आपसे पूछा जाए तो सबसे खर्चीला संविधान भी कौन सा है बताओ? USA का है। तो इसकी कई विशेषताएं हैं और USA का संविधान विश्व का पहला लिखित संविधान माना जाता है। लेकिन बात करें कि भैया हमें तो विश्व का सबसे बड़ा, अरे कैसा रे, विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान बता दो रे, कहाँ का है बताओ? भारत का है। भारत के संविधान में हम मूल रूप से बात करें तो मेरे प्यारे बच्चों 395 अनुच्छेद। कितने अनुच्छेद है? 395 अनुच्छेद है मूल रूप से। और भागों की अगर मैं बात करता हूं तो भाग कितने हैं बताओ? 22 है। और मूल रूप से अनुसूची कितनी बताओ? 8। तो इस तरीके से हम बात करते हैं कि विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान ओनली और ओनली किसका है बताओ? भारत का है। लेकिन अगर मैं बात करूं लिखित संविधानों में 21वीं सदी का सबसे नवीन संविधान कौन से देश का है? नेपाल का है भैया। कौन से देश का है? नेपाल का है। और ये कब बना था? 2015 में ये नए सिरे से लागू किया गया था। इसीलिए इसे 21वीं सदी का इसे नया संविधान कहा जाता है। नया संविधान नेपाल का, आपको ध्यान रखना है। उसके बाद हम बात करते हैं अलिखित संविधान की। किसकी बताओ? अलिखित संविधान। तो विश्व का सबसे प्राचीन अलिखित संविधान माना जाता है भैया ब्रिटेन के संविधान को। कहाँ के संविधान को? ब्रिटेन के संविधान को। देखो, पहला देश था ब्रिटेन जिसने नियम कानूनों का प्रयोग किया था, कई देशों पर राज किया था, कई देशों का यह औपनिवेशिक रहा था। तो बात करते इसने राज किया था, नियम कानूनों से किया था। इसीलिए कह सकते हैं भैया कानूनों की जननी किस देश को कहा जाता है? अरे कानूनों की जननी किस देश को कहा जाता है? ब्रिटेन को कहा जाता है। ब्रिटेन का जो संविधान है साथियों लिखित नहीं है। यहाँ पर जो शासन चलता आज भी वंशानुगत है, अर्थात निरंकुश शासन है। यहाँ पे सम्राट का बेटा होता है, अर्थात राजा का बेटा ही राजा बन जाता है यहाँ पे। तो बात करते हैं यहाँ का जो संविधान है विवेक पर चलता है, बुद्धि पर चलता है। इसीलिए एग्जाम में पूछा गया है कि भैया किस देश के संविधान को, अरे किस देश के संविधान को बुद्धिमता के सहयोग का शिशु कहा जाता है? बुद्धिमता के सहयोग का बोलो क्या कहा जाता है? शिशु कहा जाता है। तो आपको ध्यान रखना है, ये लाइन पूछी जाए तो ब्रिटेन का संविधान।
क्या और भी देश अलिखित है क्या भैया? हाँ, और भी देशों के संविधान अलिखित है, जिनमें सबसे महत्वपूर्ण, सबसे प्राचीन तो एक तो कौन से देश का हो गया बताओ? ब्रिटेन बोले तो इंग्लैंड, ठीक है। एक हो गया भैया ईरान, कौन से देश का बताओ? ईरान। एक कौन से देश का बताओ? इजराइल। अरे कौन सी रायल? इजराइल। उसके बाद सऊदी अरब, कौन सा अरब बताओ? सऊदी अरब। और कौन सा है बताओ? न्यूजीलैंड। कौन सा है बताओ? न्यूजीलैंड। और चाहिए तो एक सबसे बड़ा यहाँ पे उत्तरी अमेरिका में कनाडा का भी आता है। उत्तरी अमेरिका का सबसे बड़ा देश कौन सा आता है? कनाडा। इसका भी कैसा संविधान है? अलिखित संविधान है। तो ये कई देश है जिनके संविधान आज तक लिखित रूप में नहीं मिलते हैं, अलिखित ही चलते हैं। तो ये हमने दो प्रकार के यहाँ पर देखे हैं। बोलो क्या? संविधान। कितने प्रकार के बताओ? दो प्रकार के संविधान देखे हैं। अब हम बात करेंगे कि भैया हमें तो हमारे इंडिया के संविधान की बात करनी है। तो हमें हमारे जब इंडिया के संविधान की बात करनी है तो यहाँ पर आपको हम बताने वाले हैं कि हमारे भारत में संविधान की आखिर में जरूरत क्यों पड़ी, क्या कारण रहे होंगे कि हमने संविधान बनाया होगा, इसकी क्या महत्ता है, अर्थात ये हमारे देश में कब से लागू है, इन सब की अपन बात करते हैं। इंडिया के संविधान की किसकी बताओ? तो बात करते हैं भारत के संविधान की कि भैया भारत का संविधान जो है वो विश्व का सबसे बड़ा तो है, लेकिन इसकी जरूरत क्यों पड़ी इतना बड़ा बनाने की? तो आपको ये तो पता ही होगा कि हमारे देश पर शासन करने वाला जो देश था वो था ब्रिटेन। ऐसे शासन तो बहुत लोगों ने किए थे, बहुत आक्रमणकारियों ने किए थे। मुगल काल से देखते हैं तो उससे पहले से भी कई शासकों ने हमारे यहाँ शासन किए थे, आक्रमण किए थे। लेकिन अगर मैं बात करूं कानून नियमों के तहत शासन करने वाला कोई देश था तो वो था, बताओ कौन? ब्रिटेन था। तो हमने ब्रिटेन से बहुत कुछ सीखने का प्रयास किया। उन्होंने जो राज किया था, जिस तरीके से कानून चलाए थे, उनको हमने सीखने का भरपूर प्रयास किया था। और उनके साथ रहकर हमने भी सोचा कि हमारे भी कुछ अधिकार होने चाहिए, हमारे भी कर्तव्य होने चाहिए, हमारा इस प्रकार से शोषण नहीं होना चाहिए, हमारे देश में हमारा शोषण क्यों? तो इन चीजों को ढूंढने के लिए हमने भी साथियों किसका? संविधान का निर्माण किया था। तो किन देशों से हमने प्रेरणा ली थी वो भी हम चर्चा करेंगे। आपको पता होगा फ्रांस की क्रांति हुई, रूस की क्रांति हुई, अमेरिका की क्रांति हुई। वो क्यों हुई? अंग्रेजों से गुलामी से छुटकारा पाने के लिए। तो हम भी छुटकारा पाना चाह रहे थे। किनसे बताओ? अंग्रेजों से। किनसे बताओ? अंग्रेजों से। हमने काफी देर बाद, जैसे अमेरिका की क्रांति हो गई थी भैया 4 जुलाई 1776 को, कई सालों बाद भारत आजाद हुआ था 15 अगस्त 1947 को। तो कहीं ना कहीं हम उनसे भी प्रेरित हुए थे, अमेरिका की क्रांति से। कहीं ना कहीं हम 1917 में रूस की क्रांति हुई, उससे भी प्रेरित हुए। तो उनकी कई किताबें हमने पढ़ी थी और उनसे प्रेरणा लेकर हमने भी एक बड़ा जन आंदोलन खोला था अंग्रेजों के खिलाफ। और फिर हमने धीरे धीरे संविधान की मांग की। और संविधान के साथ साथ आपने देखा होगा 1946 में कैबिनेट मिशन आता है और उसके बाद आपने देखा होगा 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान बनकर रेडी हो जाता है, तैयार हो जाता है, जिसे लागू किया जाता है 26 जनवरी 1950 को। देखते हैं इस संविधान की आखिर की में बैकग्राउंड क्या रहा था, इसकी नींव कैसे पड़ी थी, उसकी भी चर्चा करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले हम पढ़ेंगे कि साथियों इसकी नींव कैसे पड़ी थी, हमारे देश में संविधान की नींव कैसे पड़ी, अंग्रेजों का आगमन कैसे हुआ। तो थोड़ा सा मैं आपको हिस्ट्री की ओर भी लेके चलूंगा। साथियों मैं बात करता हूं सन 1600 का चार्टर आता है। कब का चार्टर एक्ट आता है बताओ? सन 1600 का चार्टर एक्ट आता है। यहाँ पर अंग्रेजों की मैं बात करूंगा। सन 1600 के चार्टर एक्ट के तहत मैं आपको बताने वाला हूं। साथियों 31 दिसंबर सन 1600 की बात है। 31 दिसंबर सन 1600 को एक कंपनी की स्थापना हुई, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना। साथियों ये हमारे भारत में नहीं, बोलो कहां पर हुई? लंदन में। अरे कहां पर हुई रे? लंदन में हुई थी। इस समय लंदन की जो महारानी थी उसका नाम था एलिजाबेथ। क्या नाम था रे बताओ? एलिजाबेथ। एलिजाबेथ के नेतृत्व में इस कंपनी की स्थापना हुई। साथियों आपको मैं बता दूं, जब इस कंपनी की स्थापना हुई तो हमारे भारत के तत्कालीन शासक बोलो कौन थे रे? अकबर थे। कौन थे? अकबर थे। अकबर का कार्यकाल शुरू हो जाता है 1558 से लेकर बोलो कब तक बताओ? 1605 तक। 1605 में इसकी डेट ऑफ बर्थ खत्म हो जाती है, मतलब एक्सपायर डेट हो जाती है इसकी। इसका जन्म जो है, इसका कार्यकाल कब से शुरू हो जाता है? 1558 से 1542 में इस भाई साहब का जन्म हुआ था। लेकिन ये शासक बन जाता है, दिल्ली का मुगल शासक बन जाता है 1558 में। तो ध्यान देना इस दौरान ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होती है। लेकिन इसी अकबर के समय एक अंग्रेज हमारे भारत में आ चुका था जिसका नाम था भैया रॉल फिंच। क्या नाम था बताओ? रॉल फिंच। कहीं ना कहीं इस रॉल फिंच ने भी इंग्लैंड में जाके बखान किया हुआ। उस समय हमारे भारत को कहा जाता भैया सोने की चिड़िया। क्या कहा जाता? सोने की चिड़िया। तो क्यों ना इन अंग्रेज व्यापारियों ने सोचा कि
कि भैया क्यों ना हम एक कंपनी की स्थापना करके हम पूर्वी देशों में जाए। कौन से देशों में? पूर्वी देशों में जाए और वहां से हम कुछ इनकम सोर्स इकट्ठा कर सकते हैं, पैसा कमा सकते हैं, कंपनी लगा सकते हैं, क्योंकि पूर्वी देशों में साथियों बहुत संभावनाएं थी व्यापार की। तो यहाँ पर महारानी एलिजाबेथ से मिलने के लिए लगभग 100 व्यापारियों का एक मंडल आता है और 100 व्यापारियों का मंडल पूर्वी देशों के साथ, अरे कौन से देशों के साथ रे? पूर्वी देशों के साथ में व्यापार करने की मांगता है भैया छूट। तो ये एलिजाबेथ पूर्वी देशों के साथ कितने वर्ष की छूट देती है रे? बोलो 15 वर्ष की। प्रारंभिक तौर पर कितने वर्ष की बताओ? 15 वर्ष की ये दे देती है। बोलो क्या? छूट। उसके बाद आपको मैं बता दूं कि ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से भारत आने वाले कुछ पदाधिकारी होंगे, कुछ व्यापारी होंगे। तो मैं यहाँ बात कर चुका हूं कि भैया ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हो चुकी है और हमारे भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की ओर से भारत आने वाला पहला अंग्रेज अधिकारी 1608 में आ रहा है, जिसका नाम है दोस्तों सर हॉकिंस। अरे क्या नाम है बताओ? सर हॉकिंस है। और सर हॉकिंस से मुलाकात करेंगे कौन बताओ? जहांगीर। इन दोनों भाई साहब की मुलाकात हुई थी, बताओ कौन से दुर्ग में? आगरा दुर्ग में। इनकी बढ़िया ढंग से बात नहीं बनी थी, व्यापार की पूर्णतः छूट नहीं मिली थी। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि भैया हमारे भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की ओर से आने वाला पहला अंग्रेज व्यापारी कौन था? तो कौन था? बोल। सर हॉकिंस। कौन था बताओ? सर हॉकिंस था। उसके बाद इसके बाद अगला जो अंग्रेज अधिकारी आता है 1616 में। अरे कब रे? 1616 में यहाँ पर जो अगला अंग्रेज अधिकारी आता है उसका नाम आता है भैया सर टॉमस रो। कौन रे? सर टॉमस रो। और सर टॉमस रो के समय भी भारत का शासक कौन था बताओ? जहांगीर था। जहांगीर और सर टॉमस रो की जो मुलाकात होती है साथियों मैगजीन दुर्ग में होती है। मैगजीन दुर्ग को कहा जाता है अकबर का किला, और ये किला मिलता है अजमेर में। ये किला कहाँ मिलता है बताओ? अजमेर में मिलता है। कहाँ मिलता है बताओ? अजमेर में मिलता है। अब ध्यान देना, इनकी यहाँ मुलाकात होती है, ये बढ़िया से झांसा दे देता है कि साहब जहांगीर जी हम आपके यहाँ पर कंपनी लगाना चाहते हैं। क्या लगाना चाहते हैं? कंपनी। हालांकि इन्होंने कंपनी तो रोपी लेकिन मुनाफा नहीं कमा रही थी। सूरत में इनकी पहली कंपनी लगी थी लेकिन ये पूरी तरह से छूट लेना चाह रहे थे। तो ऐसी स्थिति में जहांगीर को इसने झांसा दिया होगा कि साहब हमारी जो कंपनी कमाएगी उसका 50% आपको दे देगी। तो इस तरीके से कहते हैं कि सर टॉमस रो आया, उसके बाद कंपनी को पूर्णतः छूट मिली थी और उसके बाद अंग्रेज हमारे भारत में पूरी तरह से आने लग गए थे। तो इस तरीके से ये दो अंग्रेज व्यापारियों का नाम याद रखना है। लेकिन भारत आने वाला पहला अंग्रेज आपको सर रॉल्फ फिंच याद रखना है। ठीक है, इस तरीके से तो साथियों कंपनी की भारत में हो गई बोलो क्या? स्थापना। क्या हो गई बोलो? स्थापना। उसके बाद हम बात करने वाले हैं, मैं बैकग्राउंड बता रहा हूं, अभी संविधान की बात नहीं नहीं आ रही है यहाँ पे। अब मैं बता रहा हूं कि भैया अंग्रेजों का भारत में हो गया धीरे धीरे क्या बताओ? शासन स्थापित। क्या स्थापित रे? शासन स्थापित हो गया। अब इनका शासन स्थापित कैसे हुआ? तो साथियों इनका शासन स्थापित दो युद्धों के साथ हुआ था। एक तो आता है भैया पलासी का युद्ध और एक आता है साथियों बक्सर का युद्ध। कौन सा युद्ध बताओ? बक्सर का युद्ध। बक्सर के युद्ध के बाद इनका भारत पर लगभग संपूर्ण अधिकार हो चुका था। आपको पता होगा पलासी का जो युद्ध हुआ था ये हुआ था 1757 में। एक तरफ बंगाल का नवाब था रे, कहाँ का नवाब था? बंगाल का नवाब था, जिसका नाम था रे बोलो कौन? सिराजुद्दौला। कौन सा दौला? सिराजुद्दौला। सिराजुद्दौला के बगल में दूसरे नेतृत्वकर्ता जो था उसका नाम था भैया रॉबर्ट क्लाइव। कौन आता है बताओ? रॉबर्ट क्लाइव आता है, ये अंग्रेजों का मुख्य सेनापति था। इन दोनों के बीच में हो जाएगा भैया युद्ध, लेकिन इसका एक सेनापति था, एक सेनापति नालायक निकल गया जिसका नाम था मीर जाफर। क्या नाम था बताओ? मीर जाफर। मीर जाफर ने सिराजुद्दौला के साथ कर दिया रे भैया विश्वासघात। कौन सा घात? विश्वासघात। इसीलिए सिराजुद्दौला ने सरेंडर कर दिया अपने आप को और रॉबर्ट क्लाइव का बंगाल के कुछ भाग पर हो गया भैया अधिकार और ये बन गया बंगाल का पहला बोलो क्या? गवर्नर। तो बंगाल का पहला गवर्नर कौन? रॉबर्ट क्लाइव बन गया था। तो यहाँ पर इनको अंग्रेजों को पहली सफलता मिल गई। अरे अंग्रेजों को पहली सफलता किस युद्ध में मिली रे? पहले पैसे प्लासी। अरे पैसे प्लासी, पैसे याद रखना रे पश्चिमी बंगाल। कौन सा बंगाल? पैसे पश्चिम, पैसे प्लासी, पैसे क्या बनता है? पश्चिमी बंगाल। तो प्लासी का मैदान बोलो कहाँ है रे? अब आओ, अब करवाते हैं बक्सर का युद्ध। कौन सा युद्ध बताओ? बक्सर के युद्ध की बात। यहाँ पे देखो बक्सर के युद्ध की बात है, बक्सर का युद्ध, बक्सर का युद्ध। वैसे बक्सर और वैसे क्या बनेगा बताओ?
बिहार। वैसे बक्सर और वैसे ये स्टेडियम कहाँ मिलेगा बताओ? बिहार में मिलेगा। साथियों एक तरफ तो भारत के 3 शासक, अरे कितने शासक? 3 शासक, 3 शासक, 3 शासक। कितने शासक बताओ? 3 शासक। एक तरफ तो कौन था? बंगाल का नवाब था। एक बंगाल का जो नवाब था उसका नाम था भैया मीर कासिम। क्या नाम था बताओ? मीर कासिम था, ये तो बंगाल का नवाब था। एक अवध का नवाब था जिसका नाम था भैया शुजाउद्दौला। कौन सा दौला? शुजाउद्दौला। एक मुगल शासक था जिसका नाम था शाह आलम द्वितीय। क्या नाम था बताओ? शाह आलम द्वितीय। और इधर अंग्रेज जो सेनापति था उसका नाम आता है दोस्तों हेक्टर मुनरो। कौन आता है बताओ? हेक्टर मुनरो आता है। हेक्टर मुनरो कौन आता है? हेक्टर मुनरो। इन तीन शासकों ने, इसमें वो भरना यार, इसमें सिले ये इधर साई रखी होगी है क्या इसमें? देखो यहां पे अगर मैं बात करूं साथियों तो भारत के कितने शासक थे? 3। भारत के इन 3 शासकों के पास लाखों की सेना थी। लाखों की सेना होने के बाद भी इनके पास मात्र हजारों की सेना थी। इनके पास लाखों की सेना थी। फिर भी ये युद्ध को कौन जीते बताओ? अंग्रेज। फिर भी इस युद्ध को कौन जीतेंगे? अंग्रेज। अब आपके मन में विचार आया होगा कि भैया एक तरफ लाखों की सेना और एक तरफ हजारों की सेना, तो ये अंग्रेज जीते कैसे? तो साथियों आपको पता होना चाहिए कि इनके पास थे पुराने हथियार। भारतीय सैनिकों के पास थे भैया पुराने हथियार, तलवारें थी, और इनके पास थे आधुनिक हथियार। कैसे हथियार बताओ? आधुनिक हथियार। तो आधुनिक हथियारों के कारण आपने देखा होगा इनके पास इतनी सी आधे से हाथ की भी बंदूक थी, तो ये दूर से ही उड़ा देते थे तलवार वालों को। तो ऐसी स्थिति में ज्यादा संख्या होने पर उनमें भगदड़ मच गई, और भगदड़ मचने के कारण भाई साहब कौन सा मुनरो बताओ? हेक्टर मुनरो बन गया, बोलो क्या? विजेता। क्या बन गया बताओ? विजेता बन गया। तो इस युद्ध के बाद, इस बक्सर के युद्ध के बाद अंग्रेजों का लगभग आधे से भारत से ज्यादा पर क्या हो गया था? अधिकार। तो इन 2 युद्धों के साथ में अंग्रेजों की भारत में शासन की स्थापना हो जाती है। किसकी स्थापना हो जाती है रे? शासन की स्थापना हो जाती है। और उसके बाद हमारे भारत में कंपनी ही शासन करने लग जाती है। कंपनी के जो पदाधिकारी थे वो ही क्या करने लग जाते हैं? शासन। अब ध्यान देना, इंग्लैंड का सम्राट हमारे यहाँ शासन नहीं कर रहा है। शासन कौन कर रहे हैं? कंपनी के प्रतिनिधि, कंपनी के कर्मचारी। आपको पता होगा ये युद्ध होने के कारण क्या थे? युद्ध होने के कारण ये थे कि कंपनी में जो भी मजदूर लगाए गए थे वो भारतीय लगाए गए थे। कौन लगाए गए? भारतीय। साथियों भारतीयों को कम पैसों पर इन्होंने मजदूरी पर लगाया, और वो भी कम पैसा इनको बहुत मुश्किल से मिलता था। भारतीयों को रोज पिटते थे, जबरदस्ती काम करना पड़ता था, और उस पैसे को भी टाइम पे नहीं देते थे। तो इस तरीके से धीरे धीरे शोषण बढ़ा, और शोषण बढ़ते इन 2 युद्धों पर खत्म हुआ। तो 2 युद्धों को भी हारने के बाद और बढ़िया ढंग से हम शोषण के शिकार हुए। किनके बताओ? अंग्रेजों के, जो लगभग 250 से 300 वर्षों तक हम गुलाम बन के रहे थे। किनका बताओ? अंग्रेजों का। तो गुलाम की जंजीरों को तोड़ने के लिए हम किसकी बात करेंगे बताओ? संविधान की। आज ये संविधान हमारे बीच में है, लेकिन फिर भी आज हम फिर भी गुलाम है। ठीक है, गुलाम कैसे हैं उसकी भी चर्चा करेंगे। संविधान आपको बहुत कुछ सिखाएगा। पहले ये संविधान के बारे में जानकारी नहीं थी, तो हम भी शिकार थे। आज भी कई लोग इसके शिकार हैं। किसके? गुलामी के। तो संविधान बहुत बड़ी चीज है, इसको बचाना हमारा कर्तव्य है। देखिए साथियों, संविधान की नींव की अगर मैं डालूं बात यहाँ पर, तो आपको पता होना चाहिए ईस्ट इंडिया कंपनी जब यहाँ पर शासन कर रही थी, तो शासन करते करते इंग्लैंड के सम्राट के द्वारा यहाँ पर उस कंपनी को नियंत्रित करने के लिए कुछ भेजे जाएंगे। क्या बताओ? चार्टर एक्ट। क्या भेजे जाएंगे? चार्टर एक्ट। तो हम हमारे संविधान के संवैधानिक विकास क्रम की बात करें, अरे किसकी बात करें बताओ? संवैधानिक विकास क्रम की बात करें तो यहाँ पर कंपनी के खिलाफ सम्राट के द्वारा जो इंग्लैंड से जो कानून बनाए जा रहे थे या भेजे जा रहे थे, उनको कहा जाता भैया चार्टर एक्ट। क्या कहा जाता है? चार्टर एक्ट। और कंपनी के जो चार्टर एक्ट, जो पहला चार्टर एक्ट आएगा वो 1773 में आएगा, और अंतिम आएगा भैया 1853 में। 1773 का जो चार्टर एक्ट होगा उसे रेगुलेटिंग एक्ट कहा जाएगा। ठीक है, तो बात करते हैं ये 1853 का चार्टर एक्ट क्यों था? क्योंकि 1853 के बाद आगे चल के 1857 की होती है भैया क्रांति। क्या होती है? तो इस क्रांति में पूरा खुलासा हो जाता है इस ईस्ट इंडिया कंपनी का। और ऐसी स्थिति में आपको पता होना चाहिए, अलग अलग अखबारों के माध्यम से ब्रिटेन के सम्राट के पास खबर पहुंच जाती है कि भैया ये कंपनी भारत में तो
मनमर्जी कर रही है। क्या कर रही है? मनमर्जी कर रही है, लोगों के साथ अत्याचार कर रही है, शोषण कर रही है। ये कंपनी इस हद तक गिर जाती है कि साथियों भारत से जबरदस्त मुनाफा कमाने के बाद भी इंग्लैंड सरकार से बल्कि पैसा मांगने लग जाती है। क्या मांगने लग जाती है? पैसा, कि भैया कंपनी घाटे में है हमारी। तो कंपनी किस में चली गई? घाटे में चली गई। सरकार हमें कृपया करके क्या दे दो? पैसा। जब इंग्लैंड सरकार को लगता है यार सोने की चिड़िया जिस देश को कहा जाता है उस देश में कंपनी कैसे घाटे में जा सकती है, कोई ना कोई पक्का लोचा है, तो फिर जाके इनको इस 1857 की क्रांति में खुलासा हो जाता है। और 1857 की क्रांति में क्या किया जाएगा कि कंपनी के शासन को तबाह कर दिया जाएगा, खत्म कर दिया जाएगा और भारत पर सीधे ही शासन इंग्लैंड के सम्राट का हो जाएगा। तो ऐसी स्थिति में इंग्लैंड के सम्राट के द्वारा फिर भारत में जो अधिनियम बनाकर भेजे जाएंगे, जो कानून बनाकर भेजे जाएंगे, उनको कहा जाएगा भैया अधिनियम। क्या कहा जाएगा? अधिनियम। और भारत आने वाला पहला अधिनियम होगा 1858 का और अंतिम होगा भैया 1935 का। कौन सा होगा बताओ? 1935 का। बात करते हैं अब यहाँ पर हमारा पहला जो चार्टर एक्ट आएगा वो कौन सा आएगा? 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। कौन सा एक्ट? तो देखिए रेगुलेटिंग एक्ट की कुछ महत्वपूर्ण बातें आपको मैं बता देता हूं। पहली बात तो आपको यही पता होना चाहिए कि भैया रेगुलेटिंग एक्ट कब आया था। कौन सा एक्ट बताओ? रेगुलेटिंग एक्ट। ये रेगुलेटिंग एक्ट से कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, चाहे यूपीएससी की एग्जाम हो चाहे अन्य किसी भी एग्जाम हो। यहाँ पर 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट की मैं बात करता हूं। तो ये भेजा किसने था? ये क्यों भेजा था? कंपनी के जो शासन था उसको नियंत्रित करने के लिए ब्रिटेन का पीएम था भैया, जिसका नाम था लॉर्ड नॉर्थ। क्या नाम था बताओ? लॉर्ड नॉर्थ। लॉर्ड नॉर्थ ने एक समिति का गठन किया गया था जिसे कहते हैं भैया सीक्रेट कमेटी। कौन सी कमेटी बताओ? सीक्रेट, या इसे कहते हैं गुप्त समिति। तो गुप्त समिति की सिफारिश पर 1773 में जो एक्ट भेजा गया उसका नाम आता भैया रेगुलेटिंग एक्ट। कौन सा एक्ट? रेगुलेटिंग एक्ट। तो इस रेगुलेटिंग एक्ट के तहत मैंने आपको बताया होगा कि 3 प्रेसिडेंसी आती है, जिनमें एक तो बंबई आता है, एक मद्रास आता है और एक आता भैया कलकत्ता। कौन सा रे? कलकत्ता। इन 3 प्रेसिडेंसियों का गवर्नर को बना दिया, बोलो क्या? गवर्नर जनरल। क्या बना दिया बताओ? गवर्नर जनरल। बात करता हूं तो आपको यहाँ पर बंगाल का पहला गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव बता दिया मैंने, लेकिन बंगाल का अंतिम गवर्नर पूछे या पहला गवर्नर जनरल पूछे तो आपको बता देना है भैया वारेन हेस्टिंग्स। कौन बता दिया? वारेन हेस्टिंग्स बता देना है। ये वही वारेन हेस्टिंग्स है जिसने 1772 में बनाया रे किसका पद बताओ? कलेक्टर का पद। कौन सा पद रे बताओ? कलेक्टर का पद बनाया था। ये वही वारेन हेस्टिंग्स है। तो आपसे पूछा जाए कि भैया बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन था रे? वारेन हेस्टिंग्स था। ठीक है, ये महत्वपूर्ण लाइन है और इसी एक्ट के तहत ये बन गया है। उसके बाद मैंने आपको बताया होगा इसी 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट को भारतीय संविधान निर्माण की प्रक्रिया का पहला कदम या चरण माना जाता है। ठीक है, भारतीय संविधान निर्माण प्रक्रिया का पहला चरण किसे माना जाता है? 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट को माना जाता है साथियों। उसके बाद मैंने बताया होगा इसी एक्ट के तहत 1774 में हमारे भारत में पहली बार एक कोर्ट की स्थापना हुई। बोलो, न्यायालय की स्थापना हुई। अरे कहां पर हुई रे? कलकत्ता में हुई थी, जिसमें 4 सदस्य थे, जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश था और मुख्य न्यायाधीश बनाया था, बोलो किसको बताओ? सर एलिजा इम्पे को। किसको बनाया बताओ? सर एलिजा इम्पे। मैंने बताया होगा इस न्यायालय के खिलाफ अंतिम अपील की जाती थी भैया लंदन में। कहाँ की जाती थी बताओ? लंदन में। और लंदन की कौन सी काउंसिल में बताओ? प्रीवी काउंसिल में। कौन सी काउंसिल में बताओ? प्रीवी काउंसिल में की जाती थी। ऐसी कई बढ़िया बढ़िया बातें हम कर चुके थे। कौन से एक्ट के बारे में बताओ? 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के बारे में। और बढ़िया बातें मैं अलग अलग एक्टों के बारे में आपको बताता हूं। तो अब आप आगे देखिए, इससे आगे की बात, यहां तक की बात मैं कंप्लीट आपको इस वीडियो में बता चुका हूं। ठीक है ना? अब इसको कर दो बंद। आगे की बात बताता हूं। अब